Assalamualaikum. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल s.nikun। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड और मैंने ब्लड को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन की हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी आप दोनों बोल सकते हैं। पहला ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने की वजह से ये हमारे टिश्यू और ऑर्गन के साथ कनेक्शन में रहता है, इसलिए इसे कहते हैं फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू, मैं एक बात बता दूं, हमारे बॉडी में दो ही फ्लूइड होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू हैं। फर्स्ट जो है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी अलाउिंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये कनेक्शन में रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं उन सब के साथ। अब इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट से, अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फर्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन फ्लूइड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन हमारे होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम फूड खाते हैं और फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होती है वह ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में हार्मोन को सिक्रीट करती है जो कि ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होती है टारगेट ऑर्गन तक। नेक्स्ट है हीट। हीट हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से, और हीट हमारे बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड ही होती है क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है जिसके वजह से हीट हमारे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी जो कि ब्लड के ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होती है जैसे कि फिब्रिनोजेन भी क्लोटिंग फैक्टर है। क्लोटिंग फैक्टर क्या करती है? अगर जहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है वहाँ क्लोट कर देती है ब्लड को, यानी कि ब्लीडिंग को रोक देती है। ब्लड की ये सब फंक्शन है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड किन किन चीज़ों से बना हुआ है? ब्लड मेनली दो चीज़ों से बना हुआ है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है ब्लड सेल्स। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या है? एक क्लियर और स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड है। प्लाज्मा एक वाटर की तरह फ्लूइड है, क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ डस्ट पार्टिकल नहीं है। ये क्लियर फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर का है। स्ट्रॉ कलर होता है हल्का सा येलो कलर। ये प्लाज्मा ये हमारे बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है। आई मीन मोर देन हाफ वॉल्यूम जो है ब्लड में वो प्लाज्मा का ही है। अब ये नेक्स्ट है कंपोनेंट जो प्रेजेंट होती है ब्लड में, वो ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स नेक्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में। ये है 45%। 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स हमारे तीन होते हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स है जिसे इरिथ्रोसाइट सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हो गया वाइट ब्लड सेल्स है जिसे ल्यूकोसाइट सेल्स भी कहते हैं, और लास्ट वन इज प्लेटलेट्स है जिसे थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा किन किन चीज़ से बना है और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है। फर्स्ट है वाटर। वाटर का कंटेंट प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा है, डेट इज 92% वाटर ही है प्लाज्मा में। सेकेंड है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 7% होती है। प्लाज्मा यह क्या करता है? क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच द
keeps plasma fluid within the circulation, so प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो हमारे सर्कुलेशन में ही रहता है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा ऑलवेज फ्लो करता है, ब्लड में टिश्यू या ऑर्गन में नहीं जाता है। अगर प्लाज्मा टिश्यू या ऑर्गन में शिफ्ट हो गया है तो वह तब हो सकता है जब प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल लो हो जाए। बॉडी में किसी भी वजह से अगर प्लाज्मा शिफ्ट हो गया है टिश्यू में तो उसको एडिमा की कंडीशन हो जाती है। एडिमा यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। टिश्यू या ऑर्गन में जो ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन रखता है प्लाज्मा प्रोटीन और ये प्रिवेंट करता है एडिमा से। प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन। और दूसरी बात प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है मतलब कि प्लाज्मा का जो गाढ़ापन है वह भी प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही रहता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के विस्कोसिटी को भी मेंटेन करते हैं और 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन हैं, डेट इज एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोब्यूलिन। सो जो एल्बुमिन है मोस्ट अबंडेंस प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है ये एल्बुमिन ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजेन मेनली क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड है इनऑर्गेनिक साल्ट्स। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। इन सब का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि जो कैल्शियम है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। सोडियम एंड कैल्शियम दोनों ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं। सो इन सब का डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन ये एसिड बेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, डाइजेशन से भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं एलिमेंट्री ट्रैक से, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में मेनली प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होते हैं और ये प्लाज्मा से ही अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। देन वेस्ट प्रोडक्ट जो भी यूरिया, क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। इन मेटाबॉलिज्म के ये ब्लड से किडनी तक जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन और वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो ये ब्लड में ही प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स में जाता है, फिर वह लंग्स से हमारे सांस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। हार्मोन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्ट टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन और प्लाज्मा के थ्रू ही हार्मोन्स हमारे टारगेट टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। अभी मैंने पढ़ा प्लाज्मा में क्या सब प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मोस्टली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स के ही होते हैं। 99% आरबीसी जो है ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स। जो बाकी का 1% बचा हुआ है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो सिंथेसाइज मेनली इन रेड बोन मेरो। सो ब्लड सेल्स हमारे रेड बोन मेरो में बनते हैं और रेड बोन मेरो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है मेनली फीमर, हुमरस या फिर इरेगुलर या फ्लैट बोन जैसे कि स्टर्नम, इनमें से ये प्रेजेंट होती है। रेड बोन मेरो फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये मेनली रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है। ये सेल ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि किसी भी सेल्स को शेप ले सकते हैं या किसी भी सेल में बन सकते हैं। ये तो ऐसा सेल है जो कि तीनों तरह के ब्लड सेल्स को बनाते हैं।
एंड गो थ्रू सिविरल डेवलपिंग स्टेज बिफोर एंटरिंग द ब्लड। ये ब्लड में एंटर होने से पहले जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये कई तरह से स्टेज से गुजरते हैं। सो हमने पढ़ा हेमोपोएसिस, ब्लड सेल फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होती है और रेड बोन मेरो से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होती है। सम लिम्फोसाइट एडिशनली आर प्रोड्यूस इन लिम्फोइड टिश्यू। वैसे तो सारे सेल्स रेड बोन मेरो में ही बनते हैं, लेकिन लिम्फोइड जो कि एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स है और लिम्फोइड टिश्यू में भी प्रोड्यूस होती है। Till 20 year of life, red bone marrow occupy the entire bone capacity. Later, it is replaced by fatty yellow marrow. So क्या होता है, जो 20 साल तक रेड बोन मेरो में पूरी तरह से लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है, बट जब उम्र 20 साल की हो जाती है तो उसके बाद येलो फैटी मेरो बनती है। येलो कलर की जो बोन मेरो बनती है जो कि बोन के सेंटर में प्रेजेंट होती है। और जो रेड बोन मेरो है वो तब इंड पर चली जाती है लॉन्ग बोन के, जिसको एपोफाइसिस भी बोलते हैं, जिसके वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो रेड बोन मेरो का एक ही फंक्शन है जो वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और फैटी येलो मेरो को एक फंक्शन है फैट को स्टोर करके रखती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी को डिटेल्स में। रेड ब्लड सेल्स है, इरिथ्रोसाइट सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्केव डिस्क होती है, जिनके जो शेप होती है बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव इसलिए इसका शेप होता है क्योंकि सेंटर में थिन होता है, ताकि जो गैस एक्सचेंज है वो इजली हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजली एक्सचेंज हो सके। नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इट मीन्स ये डिवाइड भी नहीं हो सकता है। डायमीटर देखेंगे तो 7 माइक्रोमीटर होता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है जो नैरो कैपिलरी होती है, क्योंकि जो कैपिलरी होती है या वो नैरो ब्लड वेसल्स होती है इनसे आराम से निकल जाती है। नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसमें न तो न्यूक्लियस होते हैं और न कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लिविंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, ये सब इसलिए है कि ये एक तरह से खाली है अंदर से। सो एंटी होने की वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है, जिससे कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये गैस ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़े अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी कैन नॉट बी डिवाइड, आरबीसी डिवाइड नहीं होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। सो नीड टू बी कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। फॉर द रेड बोन मैरो, इसकी ये कंटिन्यूसली क्या होती है, हर रोज न्यू सेल और न्यू आरबीसी बनते हैं बोन मैरो से। द लाइफ स्पान इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज, इसका 120 दिन का लाइफ स्पान होता है। 120 दिन के बाद जो इनकी जो लाइफ ख़त्म हो जाती है। हेमोलाइसिस occurs इन द स्प्लीन, बोन मेरो एंड लीवर। सो हेमोलाइसिस क्या होता है, हेमोलाइसिस होता है आरबीसी का ब्रेक डाउन होना, उनका टूटना। सो कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन जो है आरबीसी का वह स्प्लीन में होती है और रेड बोन मेरो में होती है और लीवर में होती है। सबसे ज़्यादा स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे टारगेट सेल है, वह ओनली 1% ही ब्लड वॉल्यूम में काम आते हैं। सो 99% जो हो गया आपका आरबीसी होता है, बाकी का जो है 1% वह डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का, ये इम्यूनिटी, जैसे कोई भी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर हो गया, सो उसे हमें प्रिवेंट करते हैं और हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं और हमारा इम्यूनिटी बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डिजीज से लड़ने की क्षमता है। दे कॉन्टेन न्यूक्लियाई एंड सम हैवी ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियाई होता है, ल्यूकोसाइट के अंदर जो कुछ ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं
साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे दाने कहते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्सेंट होने की वजह से ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेन्यूलोसाइट, नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो तीन है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट जिसमें होता है कि ग्रेन्यूल नहीं है, वो दो है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, वेरी स्मॉल डिस्क, सबसे स्मॉल डिस्क है। इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। दे हैव नो न्यूक्लियस, देयर साइटोप्लाज्म इन पॉकेट विथ ग्रेन्यूल देयर द कंटेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और इनके साइटोप्लाज्म में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग क्या होता है? जैसे ही ब्लीडिंग हुआ हमारे बॉडी में, मान लो कोई भी कट लग गया, कोई भी चोट लग गई, सो तब प्लेटलेट्स वहाँ पर आ जाता है। उस साइड पर जहाँ पर ब्लीडिंग हुई हो वो वहाँ पर आके ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिससे ब्लड जो है वहाँ पे रुक जाता है। काउजेज हेमेस्टेसिस। हेमेस्टेसिस क्या होता है? सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग, और वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है। इसका जो लाइफ स्पान होता है 8 to 11 डे का होता है। ये था ऑल अबाउट द ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, उनमें क्या फंक्शन है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्प्लॉयमेंट।